तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी तक तो हमने सर्वलेट का देख लिया है। तो अभी हम लोग यहाँ से जेएसपी का स्टार्ट करते हैं कि जेएसपी में कैसे कोड करना है। ओके। तो जेएसपी का स्टार्ट करने के लिए मैं क्या करूँगा, बड़ा सिंपल है। अब जेएसपी का पहले फुल फॉर्म बता देता हूँ। जेएसपी का फुल फॉर्म क्या है? जावा सर्वर पेजेस। जावा सर्वर पेजेस नाम है इसका। अब ये जेएसपी क्यों आया? जब हमारे पास सर्वलेट था ही, मतलब सर्वलेट में तो हम सारी चीजें कर ही रहे थे, फिर ये जेएसपी क्यों आ गया? तो इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि मैं बताता हूँ। जैसे कि आपको याद होगा, जब आप सर्वलेट का कोडिंग करते हो, जैसे कि सर्वलेट का कोडिंग के अंदर जब सर्वलेट का फाइल बना के कोड करते हो, तो सर्वलेट के फाइल के अंदर आप एचटीएमएल की कोडिंग कर सकते हो, बराबर। आपने किया होगा, सर्वलेट के फाइल में आपने एचटीएमएल की कोडिंग किया होगा। पर जब हम सर्वलेट के फाइल में एचटीएमएल की कोडिंग करते हैं ना, उस समय हमको क्या करना पड़ता है? उस समय हमको बहुत सारे ऐसा डबल कोड प्लस प्लस डबल कोड ऐसा लगाना पड़ता है, बराबर। डबल कोड प्लस के साथ काम करना पड़ता है अगर मैं सर्वलेट में जैसे क्या बोलते हैं, सर्वलेट में एचटीएमएल की कोडिंग करूँ तो। बट इतना सारा इसको सर्वलेट में जेएसपी का मतलब एचटीएमएल का कोड लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इजी नहीं है। तो इसी काम को इजी करने के लिए हमारे पास जेएसपी आ गया। अब जेएसपी क्या है? एक फाइल है जिसके अंदर हम लोग एचटीएमएल और जावा का दोनों का कोड लिख सकते हैं, वो भी इजी वे में लिख सकते हैं। ओके। तो चाहे तो अगर आपको इन डिटेल में अगर इसका पूरा एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस डेफिनेशन पढ़ना है, तो आप गूगल पे सर्च मार सकते हो कि जेएसपी एडवांटेजेस, ठीक है, एंड डिसएडवांटेजेस। तो जेएसपी जो इसका एडवांटेजेस क्या और डिसएडवांटेजेस क्या, आपको पूरा मिल जाएगा यहाँ पर, पूरा एकदम डिटेल मिल जाएगा, वहां पर आप पढ़ सकते हो। जैसे कि यहाँ पर लिखा है जावा सर्वर पेजेस, इसको जेएसपी कहते हैं। ये सर्वर साइड की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम डायनेमिक वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, जैसा हमने अभी सर्वलेट के साथ किया था, एग्जैक्टली वैसा ही है। पर इसमें क्या होता है, बाय एम्बेडिंग जावा को डायरेक्टली इनटू एचटीएमएल पेजेस। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, जावा का कोड डायरेक्टली हम एचटीएमएल के अंदर लिख सकते हैं। पहले हम लोग क्या कर रहे थे सर्वलेट में, तो सर्वलेट में वो जावा का कोड रहता है, तो जावा के कोड के अंदर हम एचटीएमएल का कोड लिख रहे थे। बट अभी एचटीएमएल के कोड के अंदर हमको जावा का कोड लिखना है, विद द हेल्प ऑफ जेएसपी हम ये काम कर सकते हैं। तो हम एचटीएमएल के अंदर जावा का कोड लिख सकते हैं जेएसपी की मदद से। इससे क्या होता है, वाइल इट प्रोवाइड अ फास्ट फैमिलियर डेवलपमेंट एक्सपीरियंस फॉर जावा डेवलपर्स, इससे हमारा जो स्पीड है वो इंक्रीज हो जाता है। ज्यादा हमको डिफिकल्टी, मतलब इसमें कैसे होते हैं, बनी बनाई चीजें काफी सारी मिल जाती है, जिससे हमारा काम फास्ट हो जाता है और कम कोड में काम हो जाता है। It has largely been superseded by modern maintainable frameworks like Themeleaf और single page application। तो जेएसपी की मदद से आप ये सारे जो फ्रेमवर्क्स होते हैं उसका भी यूज कर सकते हो जेएसपी के अंदर आगे जाकर। ओके। मतलब ये सारी चीजें भी इसी के ऊपर बेस्ड है आगे जाकर। बट अभी फिलहाल हमारे ये सब देखना, हम लोग ये सब नहीं कर रहे हैं, अभी हम लोग जेएसपी पे फोकस है। अब जेएसपी के एडवांटेजेस क्या है, जैसे कि ये इजी टू लर्न है एंड यूज है। आप आराम से इसको लर्न और यूज कर सकते हो। मतलब एचटीएमएल तो आपको आता है, तो बस एचटीएमएल के अंदर ही जावा का कोड लिख दो डायरेक्टली। ओके, डायरेक्टली नहीं लिख सकते, कुछ चीजें होती है जिसको आपको समझना पड़ेगा, वो मैं समझाऊंगा। बट इजी है, ये बोरा इजी है, इजी टू लर्न एंड यूज है। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस भी हो गया, जैसे कि जावा जावा के ऊपर बेस्ड है, बराबर। तो जावा इंडिपेंडेंट है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। तो जो जेएसपी है वो भी क्या हो गया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। लेस कोड में आपका काम हो जाता है, ज्यादा कोड करना नहीं पड़ता। क्यों नहीं कोड करना पड़ता? क्योंकि इसके पास बहुत सारे कस्टम टैग्स होते हैं, एक्शन टैग्स होते हैं, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स होते हैं। मतलब इसमें क्या होता है, बनी बनाए ऑब्जेक्ट है, आपको ऑब्जेक्ट भी नहीं बनाने के इसके अंदर। तो जेएसपी में क्या होता है ना, आपको काफी सारे इंटरफेसेस के, क्लासेस के बने बनाए ऑब्जेक्ट्स मिल जाते हैं, जिसको आप डायरेक्टली यूज करो ऑब्जेक्ट को। तो आपको ज्यादा कोड नहीं करना पड़ता, इजी कोड में सर काम हो जाता है। सर इसका क्या मतलब हो, कस्टम टैग, एक्शन टैग, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट? ये हम देखेंगे जब हम जेएसपी पढ़ेंगे, तो आपको चीजें समझ में आएगी कि टैग क्या होता है, इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट क्या होता है। ओके। ऐसा समझ लो अभी फिलहाल ये कुछ बनी बनाई चीजें हैं जो हमारा काम इजी कर देंगे। ओके, पहले से बना बनाया, हमको ज्यादा कोड नहीं लिखना है, बनाना कुछ नहीं है। पहले से बना बनाया चीज है, हमको बस उसको यूज करना है। ओके। तो बने सर बनाए ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जिसको हम यूज करेंगे, बने बनाए टेक्स्ट मिल जाएंगे जिसको हमको यूज करना है। ओके। और सिमलेस इंटीग्रेशन, आराम से आप इंटीग्रेट कर सकते हो, अपना जावा एचटीएमएल का कोड लिख सकते हो, जावा का कोड लिख सकते हो और इंटीग्रेट कर सकते हो दोनों को। नो रीडिप्लॉयमेंट नीडेड, बार बार आपको सर्वर को रन करने का जरूरत नहीं है। आपने एक बार सर्वर को रन कर दिया तो ये ऑटोमेटिक उसमें चेंजेस रिफ्लेक्ट होता रहेगा, बार बार आपको चेंज करने का जरूरत नहीं है, रन करने का जरूरत नहीं तो है सर्वर। सीमलेस इंटीग्रेशन मतलब? आराम से इंटीग्रेट कर सकते हो उसके अंदर, जैसे कि इट इंटीग्रेट फ्लोलेसली विद अदर जावा कंपोनेंट्स लाइक जावा बीन एंड एंटरप्राइज डेटाबेसेस। तो आप क्या बोलते हैं, जेएसपी के अंदर ही आप जावा का कोड लिख सकते हो, जावा बीन्स का यूज कर सकते हो, डेटाबेस कनेक्टिविटी का यूज कर सकते हो। आराम से जेएसपी के अंदर सारा काम हो जाएगा, ऐसा बता रहे सर हैं। जावा क्या होता है? जावा बीन्स, बीन्स मतलब क्या, कोई एक क्लास,
ठीक है, जिसके अंदर कुछ प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स हो, सेटर गेटर फंक्शन हो, कंस्ट्रक्टर हो, इसी को हम लोग जावा बीन्स कहते हैं। ओके, ये जावा जो बीन्स है वो भी हम बनाएंगे जावा जेएसपी के अंदर थोड़ा, पर थोड़े बाद बनाएंगे, अभी नहीं बनाने वाले, थोड़ा शायद नेक्स्ट क्लास में हम बनाएंगे जेएसपी, क्या बोलते हैं, जावा बीन्स। बीन मतलब क्या, क्लास। क्लास को याद रखो, जो भी हमने अभी तक क्लास बनाया ना, स्टूडेंट क्लास, एम्प्लॉय क्लास, जो भी क्लास आप बनाते हो उसी को आप बीन भी बोल सकते हो, वो एक तरीके का जावा बीन है हमारे लिए। ओके, बट हम लोग उसको जावा बीन नहीं कहते थे, उसको हम क्लास कहते थे, अभी हम उसको बीन बोलेंगे, जावा बीन। ओके, बट ऐसा समझ लो, जावा बीन मतलब क्या, एक क्लास है जिसमें सेटर गेटर फंक्शन है, ऐसा। ठीक है, डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लो कि क्या क्या डिसएडवांटेजेस इसका पढ़ सकते हो। अब जैसे कि जावा बीन का पूछा है कि, तो इधर पूछ लो ना, व्हाट इज जावा बीन, क्या होता है जावा बीन, जावा बीन क्या है, पूछ लो इससे, ये बता देगा तुमको जावा बीन क्या है। तो जो भी डाउट है बस इधर सर्च मार लो, देखो जावा बीन इज ए स्टैंडर्ड जावा क्लास, वो जावा का क्लास ही होता है, डेट इनकैप्सुलेट, जिसमें इनकैप्सुलेशन होता है, मल्टीपल ऑब्जेक्ट इनटू अ सिंगल रियूजेबल कंपोनेंट। तो ये सारी चीजें क्या करती है, जैसे कि उसमें क्या क्या होना चाहिए, पब्लिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, इनकैप्सुलेशन यूज होना चाहिए, गेट सेटर गेटर होना चाहिए, सीरियलाइजेबल होना चाहिए। तो ये सबको मिलाकर एक जावा बिन बनता है, तो ऐसा है। और ये कुछ एग्जांपल दे दिया, एक यूजर बिन नाम का क्लास बना दिया जिसमें कुछ डेटा वेरिएबल्स है, प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स, एक पब्लिक कंस्ट्रक्टर है और सेटर गेटर फंक्शन है, तो इसी को आप जावा बिन बोलोगे, यही जावा बिन है भाई, ऐसा। तो जावा बिन मतलब अपना एक स्टैंडर्ड जावा क्लास, जिसमें कुछ ये सारी चीजें फॉलो हो रही हो, ये सब फॉलो होना चाहिए, अगर ये सब फॉलो हो रहा है तो उसको जावा बिन बोलोगे। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जेएसपी का यूज करके देखते हैं, पहला प्रोग्राम करेंगे जेएसपी की मदद से, ज्यादा सर डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा बहुत ही ईजी है। सर थोड़ा डीप जावा बीन के बारे में। जावा बीन देखो, यहाँ पर तो डीप में डीप है ही नहीं भाई, इसमें है ही क्या, व्हाट इज जावा बीन, जावा बीन क्या है, स्टैंडर्ड जावा क्लास है, जावा का क्लास ही है जो अभी तक आपने बनाए हो, बट उसको हमने बीन नहीं बोला है, अब उसको बीन बोलना है। बट बीन बनाने के लिए, जावा बीन के लिए कुछ चीजें होती है जिसको आपको फॉलो करना है, जैसे कि ये चार चीजें फॉलो करनी है आपको। आपको इनकैप्सुलेशन अचीव करना है, मतलब जो प्राइवेट डेटा वेरिएबल्स है उसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट बना दो, मतलब जो डेटा वेरिएबल्स उसको प्राइवेट बना दो, और गेटर सेटर फंक्शन बना दो, और एक कंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए, पब्लिक कंस्ट्रक्टर होना चाहिए, और सीरियलाइजेबल होना चाहिए, सीरियलाइजेबल। ओके, तो ये जो चार चीजें हैं, अगर ये चार चीजें हो रही है क्लास के अंदर तो उसको आप जावा बिन बोल सकते हो, बस ये चीजें हैं। तो क्लास है जो ये चार चीजों को फॉलो कर रही है उसी को जावा बिन बोलोगे, और ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया, नीचे दिया हुआ है। और ये एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, ये तो वही है जो हमने अभी तक किया हुआ है, बराबर। ओके। ये तो वही है ना, क्लास बनाए हो, डेटा वेरिएबल्स बनाए हो, उसको प्राइवेट किए हो, और सेटर गेटर फंक्शन बनाए हो, और एक कंस्ट्रक्टर है पब्लिक वाला, कंस्ट्रक्टर हो गया, इसी को क्या बोलोगे, जावा बीन बोलोगे। यहाँ पर सिर्फ इम्प्लीमेंट सीरियलाइजेबल कर देने का, जिसकी वजह से, ये सीरियलाइजेबल का क्या मतलब है, सीरियलाइजेबल एक इंटरफेस होता है, बना बना इंटरफेस है, जो आपको ये सर बताता नीचे है, करना। नीचे करना। नहीं नहीं ये नहीं, ऊपर ऊपर। हाँ, नहीं नीचे सर। हाँ बस। यूजर बीन अच्छा यूजर बीन इन implements serializable पब्लिक यूजर बीन पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम। यहाँ पर हाँ आपने जैसे वही सही बोला, सेटर गेटर। वही है, जो अभी तक हम करते हुए आ रहे हैं ना, एक्चुअली उसी को आप जावा बिन भी बोल सकते हो, बट अभी तक हम उसको जावा बिन नहीं बोल रहे थे, उसको हम नॉर्मल सा क्लास बोल रहे थे, अभी उसको जावा बिन बोलोगे, बात खत्म, इतना ही है। इसके लिए पैकेज कॉन डॉट एग्जाम्पल यूज करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं भाई, पैकेज का नाम तो तुम जो चाहिए वो दे सकते हो, तुम्हारे ऊपर है। उसको ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जेएसपी में आते हैं सीधा, और यहाँ पर जेएसपी का फाइल बनाते हैं। पहले एक प्रोजेक्ट बना लेते हैं, प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ डायनेमिक, पहले डायनेमिक वेब प्रोजेक्ट बना लेते हैं, इसका नाम मैं देता हूँ सिंपल कैलकुलेटर अंडरस्कोर जेएसपी। ठीक है, तो सिंपल कैलकुलेटर अंडरस्कोर जेएसपी मैंने इसका नाम दे दिया, और बाकी जो एज इट इज सिलेक्टेड है वो रख दिया। देखो पहले हमने क्या बनाया था, सिंपल कैलकुलेटर अंडरस्कोर सर्वलेट बनाया था, बराबर। अभी हम लोग सिंपल कैलकुलेटर अंडरस्कोर जेएसपी बना रहे हैं, और इसको फिर मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ, नेक्स्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसको फिनिश कर तो देता हूँ, मेरा जीएसपी प्रोजेक्ट रेडी हो जाएगा। की ओके, डेफिनेशन क्या होगी? इसकी डेफिनेशन,
JSP। तो जेएसपी क्या है? जेएसपी इज अ जावा वेब टेक्नोलॉजी बाय विच वी कैन क्रिएट अ डायनेमिक वेब एप्लीकेशन। जो सर्वलेट का था वही जेएसपी का है, दोनों सेम चीज करते हैं। पर जेएसपी का कुछ एडवांटेजेस है, जो एडवांटेजेस मैंने अभी आपको बता दिया। बराबर। जो अच्छा। जेएसपी का मतलब जो सर्वलेट कर सकता है वही जेएसपी भी कर सकता है, और जो जेएसपी कर सकता है वो सर्वलेट भी कर सकता है। अच्छा। बट हाँ, अभी जेएसपी का कुछ एडवांटेजेस है जो मैंने अभी बताया, ये सारे एडवांटेजेस हो गए जेएसपी के, यहाँ पर देख सकते हैं काम एडवांटेजेस काम के। जल्दी करने का। हाँ, काम इसमें कोड करना इजी है, बने बनाए चीजें मिल जाती हैं, फटाफट आपका कोड हो जाएगा। ठीक है, कम कोड में हो जाएगा काम, ऐसा। तो चलिए, हमने पहले सिंपल कैलकुलेटर वाले ही प्रोग्राम करेंगे जो हमने सर्वलेट में भी किया था, तो यहाँ पर भी हमको करना है जेएसपी के अंदर। तो तो जैसे जैसे हमने एक्लिप्स में देखा था, हम यानी बस ऐसे क्लिक कर दिया ऐड अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, हम्म, तो उसका फायदा क्या है सर? अगर हमने उस पे क्लिक किया तो हमने क्या किया फिर? अरे यार, तुमको देखो, तुम समझ गए हो ना कि मेथड को इम्प्लीमेंट करना मतलब क्या होता है, बराबर पता है ना तुमको? यस सर। तो बस वो काम तुम्हारा लाइक वो क्लिक पे हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? अगर तुमको नहीं मैनुअली करना है तो मैनुअली कर लो, क्या प्रॉब्लम है? मैनुअली करो भाई, क्या इशू है? नहीं नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे इंडस्ट्री वगैरह में कैसे रहता है, मतलब हम लोग खुद ही करते हैं क्या ये सब? देखो, इंडस्ट्री में तो अभी फिलहाल सारा पूरा एआई का यूज होता है। अच्छा। तो आपको बस चीजें पता होनी चाहिए कि वो होता कैसे है, कैसे कर सकते हैं, क्या कोड होता है, मतलब इंफॉर्मेशन नॉलेज होना चाहिए उसका। बाकी आप फिर एआई का यूज करके कर लो काम, अच्छा। ऐसा। बट हाँ, आपको नॉलेज जरूर होना चाहिए कि आपने क्या किया है, ऐसा नहीं कि आपने बस लगा दिया कोड और आपको पता ही नहीं कि वो कोड क्या करता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए पहले तो उस कोड का। अच्छा। तो चलिए देखते हैं हम लोग सिंपल कैलकुलेटर डॉट अंडरस्कोर जेएसपी। इसको ओपन करते हैं, एस आर सी मैन वेब ऐप। तो पूरा सब कुछ तो सेम ही है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पर मैं कैलकुलेटर वाला फाइल बनाऊंगा जिसमें हम लोग कैलकुलेटर का कोड लिखेंगे और फिर उसको हम रन करके देखेंगे। पर जेएसपी में पहले हमने देखो सर्वलेट वाले में क्या किया था। सर्वलेट वाले का ओपन करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमने पहले वेब ऐप के अंदर इंडेक्स डॉट एचटीएमएल बनाया था, जिसके अंदर हमने अपना एक फॉर्म क्रिएट किया था जो फर्स्ट नंबर ले रहा था, इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर और सिलेक्ट ऑपरेशन ले रहा था, बराबर। ये सारा चीजें ले रहा था, सबमिट बटन था। ये डेटा सबमिट करने के बाद ये किधर जा रहा था? हैंडल सर्वलेट पे जा रहा था, मेथड पोस्ट था। अभी जावा के अंदर हमने बना रखा होगा इसके अंदर हैंडल सर्वलेट। अब ये क्या करता था? ये नंबर वन निकालता था, नंबर टू और ऑपरेशन निकालता था, और फिर उसके बेसिस पे चेक करवाता था। अगर ऐड है तो ऐड करवाता था, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्शन करवाता था, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन है तो ये सारा कंडीशन। अगर नंबर वन जीरो है तो फर्स्ट नंबर इज जीरो, प्लीज प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर। अगर नंबर टू जीरो है तो सेकंड नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर। वरना डिवीजन करके दिखाता था। तो ये कोड था हमारा। अभी क्या करना है? अभी हम लोग को यही चीज यहाँ पर हम लोग को सर्वलेट का कोड लिखना ही नहीं है। यहाँ पर हम लोग सर्वलेट का फाइल नहीं बनाएंगे, यहाँ पर हम लोग क्या बनाएंगे? जेएसपी का फाइल बनाएंगे। तो अब जेएसपी के अंदर कैसे करना है वो चीज मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? तो ज्यादा मैं तो कोड कॉपी पेस्ट ही कर दूंगा, मैं कोड यहाँ पर खुद से नहीं लिखने वाला हूँ, ठीक है? कोड कॉपी पेस्ट करने वाला हूँ। तो यहाँ पर मैं बस बना लेता हूँ एक फाइल, जेएसपी फाइल बनाऊंगा। तो देखिए, आपको वेब ऐप पे क्या क्लिक करना है? वेब ऐप पे आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके आपको न्यू क्लिक करना है, न्यू न्यू से जाना है आपको जेएसपी फाइल। और जेएसपी फाइल में आपको लिख लेना है इंडेक्स डॉट जेएसपी, इंडेक्स डॉट जेएसपी। तो एक जेएसपी फाइल बन गया, देख सकते हो। ये देख सकते हो, बिल्कुल एचटीएमएल का कोडिंग है यहाँ पर। जेएसपी में किसका कोड लिखा गया? ये जेएसपी का फाइल है, देख सकते हो, इंडेक्स डॉट जेएसपी। और इसमें कौन सा कोड है? एचटीएमएल की कोडिंग है, यहाँ पर एचटीएमएल की कोडिंग है। ओके। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? एक जेएसपी फाइल बना सकते हैं जिसमें एचटीएमएल का कोड हम डायरेक्टली लिख सकते हैं, और जहां पर जरूरत पड़े वहां पर जावा का कोड लगा सकते हैं। JSP। अभी देखिए इसमें क्या है, तो ये जो पहला लाइन लिखा है इसको बोलते हैं पेज डायरेक्टिव। ये हमारा पेज डायरेक्टिव है, पेज डायरेक्टिव। अब ये पेज डायरेक्टिव क्या होता है, ये क्या करता है? तो पेज डायरेक्टिव बस कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमारे जेएसपी को, कुछ सर इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड करते करता है। पेज डायरेक्टर? पेज डायरेक्टिव हमारे जेएसपी को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि इस पेज के अंदर हम लोग क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं, इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर देखो पेज डायरेक्टिव में क्या लिखा गया है। ये हमारा पेज डायरेक्टिव का टैग हो गया, लिखा है लैंग्वेज जावा, हम लोग जावा यूज कर रहे हैं। अब हमारा जो आउटपुट है, मतलब हम लोग क्या करेंगे? आउटपुट टेक्स्ट स्लेस एचटीएमएल, या तो टेक्स्ट होगा या तो एचटीएमएल की कोडिंग होगा इसके अंदर।
और कैरसेट यूटीएफ-8 यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8 यूज यहाँ पर हम लोग यूज करने वाले हैं। और पेज इनकोडिंग यूटीएफ-8 होगा इस तरीके से। यूटीएफ-8 शायद आपको पता होगा, यूनिवर्सल टेक्स्ट फॉर्मेट 8। तो वर्ल्ड में, यूनिवर्स में जितने भी कैरेक्टर्स यूज किए जाते हैं वो सारे कैरेक्टर इसके अंदर आते हैं, इस कैटेगरी के अंदर, यूटीएफ-8 के अंदर आते हैं। तो इस पेज के अंदर आप यूटीएफ-8 के अंदर आने वाला हर एक कैरेक्टर को यूज कर सकते हैं। सर 8। हाँ, यूटीएफ-8 आप गूगल पे सर्च मार सकते हो, यूटीएफ-8 क्या होता है। सर 8। हाँ भाई, यूटीएफ-8 गूगल पे सर्च मारो, जो भी करना है यहाँ पर देख लो। यूटीएफ-8 का फुल फॉर्म क्या है? यूनिकोड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मेट 8 बिट इज द यूनिवर्सल कैरेक्टर इनकोडिंग स्टैंडर्ड फॉर द वेब। ओके, तो इसको मतलब वर्ल्ड में जितना भी कैरेक्टर आता है, जो भी आता है, ए टू जेड हो गया, या यूरोपियन मिडल, मतलब जितने भी कैरेक्टर है वर्ल्ड में, तो जितने भी कैरेक्टर है ना, वो सारे कैरेक्टर यूटीएफ-8 के अंदर आते हैं। और इस पेज के अंदर आप यूटीएफ-8 के अंदर आने वाले हर एक कैरेक्टर को यूज कर सकते हो। नहीं सर, यूटीएफ ठीक है, लेकिन 8। 8 इसका वर्जन हो गया ना, यहाँ पर आप देख लो कि 8 क्यों लिखा है, इसको पढ़ लो। 8 बिट यहाँ पर लिखा है, 8 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा। यहाँ पर पढ़ लो, देखो जो भी डाउट है ना एक्स्ट्रा, जैसे कि जावा से रिलेटेड डाउट है तो ठीक है, वरना बट कुछ एक्स्ट्रा डाउट है तो आप यहाँ पर गूगल पे आके सर्च कर सकते हो, उसके बारे में पढ़ सकते हो। बट इसका सिंपल अच्छा। का मतलब यही है कि भाई यूटीएफ-8 में आने वाले हर एक कैरेक्टर को आप यूज कर सकते हो इस पेज में। ओके, एचटीएमएल पेज में, ये समझो एचटीएमएल की कोडिंग हम लोग कर रहे हैं, तो इस पेज में, इस कोड में आप यूटीएफ-8 के अंदर आने वाले हर एक कैरेक्टर का यूज कर सकते हो। अच्छा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी यहाँ पर हमको क्या बनाना है, एक सिंपल कैलकुलेटर का फॉर्म क्रिएट करना है, जिसमें हम लोग यूजर से नंबर 1 लेंगे, नंबर 2 लेंगे और ऑपरेशन लेंगे, बराबर। तो क्या मैं मैनुअली लूँ? नहीं, मैंने पुराना कोड तो कर रखा हूँ ना, बस यहाँ से उठा लूंगा मैं। ये कोड है मेरा पुराना वाला, ये फॉर्म का कोड है पूरा, यहाँ से कोड को पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने पूरा कॉपी कर लिया कोड को। ओके, और यही कोड मैं यहाँ पर डाल दूंगा, बॉडी के अंदर मैंने डाल दिया, ये रहा पूरा। और ये इस वाले को बंद कर दूंगा। अब बताइए, इसमें कोई डाउट है फॉर्म में क्रिएट करने में? अभी तक आपने बस यही किया है ना सर? बराबर यही किया है मैंने। तो हाँ। मैंने एक ठीक है। इंडेक्स डॉट जेएसपी बना लिया, जिसमें मैंने देखो ये कोड डाल दिया। कोड क्या है? एक हेडिंग टैग है, एक फॉर्म बना रखे हम लोग ने, और उसमें लिखा नंबर 1 इंटर फर्स्ट नंबर, इंटर सेकंड नंबर, और सिलेक्ट ऑपरेशन। ऑपरेशन में क्या क्या ऑपरेशन है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और एक सबमिट बटन है। अब जैसे सबमिट बटन को हिट करोगे, डेटा तुम्हारा कहाँ चला जाएगा? हैंडल सर्वलेट पे जाएगा। मेथड क्या होगा? पोस्ट होगा। ओके, मेथड पोस्ट होगा। बट हैंडल सर्वलेट पे हम लोग नहीं भेजेंगे अभी, अब लोग हम लोग जेएसपी बनाएंगे, जेएसपी। तो जब जेएसपी बनाएंगे तो यहाँ पर क्या करते हैं, जेएसपी का फाइल बना लेते हैं। जेएसपी का फाइल जिसका नाम मैं रखता हूँ कैलक्यूलेटर हैंडलर, या फिर मैं हैंडलर लिख दूँ HAND, या फिर मैं हाइफन डाल के लिखता हूँ HANDLER, हैंडलर। तो कैलकुलेटर हैंडलर डॉट जेएसपी मैंने इसका नाम रख दिया है। ओके, और जो इसका नाम है वही मैं यूआरएल में डाल दूंगा। तो मैं इसको जरा कॉपी कर लेता हूँ, इसके नेम को, इसके नेम को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ठीक है, नेम को मैंने कॉपी कर लिया, और मैं इधर आकर इसके अंदर मैं डाल देता हूँ इस तरीके से डॉट जेएसपी लगाकर, ये देखो। ओके, मतलब अब हमारा डेटा कहाँ पर जाएगा? अब हमारा डेटा यहाँ पर जाएगा, बराबर। कैलक्यूलेटर हाइफन हैंडलर डॉट जेएसपी, यहाँ पर हमारा डेटा जाने वाला है इस फॉर्म का। अब क्या करेंगे, इस फॉर्म में आते हैं हम लोग, ये जो हमारा पेज है, मतलब इस फाइल में आते हैं, इस पेज में आते हैं, कैलकुलेटर हैंडलर डॉट जेएसपी। अब इसके अंदर मुझे क्या करना है, जो डेटा मेरे पास आ रहा है उस डेटा को मुझे रिट्रीव करना है, उस डेटा को मुझे फेच करना है, स्टोर करना है उस डेटा को मुझे। अब मैं कैसे करूँ डेटा को स्टोर? तो मुझे ये बताइए कि डेटा को निकालने के लिए आप क्या कोड लिखते थे सर्वलेट के अंदर? मुझे पहले तो ये बताइए आप अभी, कि जब क्या HTML का, सर? जब HTML से जब डेटा आ रहा है और उस डेटा को आपको जब निकालना है, तो सर्वलेट में आप क्या कोड लिखते हो डेटा को निकालने के लिए? अ, सर डेटा को निकालने के लिए, हाँ, सर सर अ, सर गेट सर गेट कॉन्फ़िग, नहीं गेट गेट कॉन्फ़िग इन्फो। नहीं लिखते हैं। डेटा को निकालना है, जैसे कि अभी हमने किया था ना, रजिस्ट्रेशन वाला किया था, लॉगिन किया था, उसमें रजिस्टर का फॉर्म था, लॉगिन का फॉर्म था। तो फॉर्म से जब डेटा सेंड कर रहे सर्वलेट के पास, तो सर्वलेट डेटा को कैसे निकालता था? क्या कोड लिखते थे तुम उसके जगह पे कोड निकालने के लिए, मतलब डेटा निकालने के लिए, डेटा फेच करने के लिए?
अच्छा, डेटा फेच करने के लिए। हम्म। सर बस 1 मिनट देना, मुझे याद आ जाएगा। अच्छा, मैं याद कर देता हूँ। हम लोग लिखते थे रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर। क्या लिखते थे? रिक्वेस्ट डॉट रिक्वेस्ट गेट डॉट। पैरामीटर लिखते थे हम लोग, और उसकी मदद से हम फॉर्म का डेटा निकाल लेते थे। बराबर। यस सर। तो यहाँ पर भी हमको वही चीज लिखनी है, यहाँ पर भी हमारे पास रिक्वेस्ट होगा, रिस्पॉन्स होगा, बट यहाँ पर हमको कुछ बनाना नहीं है। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हम कुछ बनाएंगे नहीं। यहाँ पर हम लोग ना तो कोई क्लास बनाएंगे, ना तो किसी को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे, ना तो हमारे पास डू पोस्ट है, ना तो हमारे पास डू गेट है, हमारे पास कुछ नहीं है यहाँ पर। बराबर, यहाँ पर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना तो हमने किसी सर को बट इम्पोर्ट किया अभी तक। सर बट बट यहाँ पर हमारे पास यहाँ है, वो सब क्यों नहीं फंक्शंस हैं? डू गोस, डू गेट। यहाँ पर ऑटोमेटिक होगा। आप दिखाते हैं यहाँ पर कैसे कोड लिखना है तुमको। यहाँ पर तुमको लगाना है एक एंगुलर ब्रैकेट, फिर परसेंटेज लगाना है, बस। इसको बोलते हैं स्क्रिप्टलेट टैग। क्या कहते हैं? स्क्रिप्टलेट टैग। और इसके अंदर तुम जावा का कोडिंग कर सकते हो स्क्रिप्टलेट टैग के अंदर। नहीं नहीं, लेकिन हमारे पास यहाँ पर ये सारे फंक्शंस क्यों, मेथड्स क्यों नहीं है सर? यहाँ पर सब इम्प्लिसिट ऑब्जेक्ट्स है, ऑटोमेटिक अवेलेबल है भाई। जो जेएसपी का पेज होता है उसमें तुमको जितने भी, मतलब जो भी तुमने जिस जिस भी ऑब्जेक्ट की तुमको रिक्वायरमेंट है, बराबर, यहाँ पर डेटा फेच करने के लिए, रिस्पॉन्स भेजने के लिए, वो सारे ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास पहले से ही बने बनाए हैं। पहले से क्या, पहले से अवेलेबल है तुम्हारे पास। जैसे कि मैं कंट्रोल स्पेस बार दबाता हूँ, तो देखो ये सारे फंक्शन तुम्हारे पास पहले से ही अवेलेबल है। ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास कौन से ऑब्जेक्ट अवेलेबल है? सर्वलेट कंटेक्स्ट का एप्लीकेशन अवेलेबल है, सर्वलेट कॉन्फ़िग का ऑब्जेक्ट कॉन्फ़िग अवेलेबल है, जेएसपी राइटर का ऑब्जेक्ट आउट अवेलेबल है, ऑब्जेक्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट पेज अवेलेबल है, पेज कंटेक्स्ट क्लास का या जो क्लास या इंटरफेस है उसका एक ऑब्जेक्ट अवेलेबल है, एचटीटीपी सर सर्वलेट लेकिन रिक्वेस्ट का ऑब्जेक्ट है। सर हम लोग जे जैसे हम लोग सर हम लोग पहले जो कर रहे थे, हम लोग पहले क्या जो कर रहे थे उसमें डू गेट डू पोस्ट डायरेक्ट आ जा रहा था ना? तो जब हम सर्वलेट का फाइल बनाते थे तो हमको डू पोस्ट डू गेट का फाइल, मतलब वो फंक्शन मिल जाता था पहले से, मतलब लिखा रहता था, हम उसमें चेंजेस करते थे। यहाँ पर वो भी नहीं करता है, यहाँ पर बस आपको डायरेक्टली कोड लिखना है, अपना जावा का कोड बस लिख दो। अच्छा, यहाँ पर बस डायरेक्ट जावा का कोड लिखना है। तो देखो ये सारे ऑब्जेक्ट तुम्हारे पास पहले से बने बनाए हैं, पहले से ही तुम इनका यूज कर सकते हो, तुमको बनाना नहीं है, पहले से है तुम्हारे पास। ओके। अब जैसे कि मैं करके दिखाता हूँ, मेरे को बस रिक्वेस्ट यूज कर लूंगा, तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, सारे फंक्शन अवेलेबल है। यहाँ पर मेरे को जो भी लिखना है, जैसे कि मुझे नंबर 1 चाहिए तो मैं नम 1 लिख दूंगा। ओके, इस तरीके से नम 1 लिख दिया। अब नम 1 किस में डाल दूंगा मैं? इंट नम 1 में डाल दूंगा, इंट नम 1, इस तरीके से। अब इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए आई एन टी दिया, इंटीजर डॉट पार्सिंट फंक्शन था, पार्सिंट फंक्शन। तो ये जो स्ट्रिंग था उसको मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर लिया। इंटीजर डॉट पार्सेंट। अब num1 हो गया, इसी तरीके से num2 हो जाएगा। सर सर ये क्या num2 क्या num1 हो गया, num2 हो गया। num1 num2 के बाद क्या आता है यहाँ पर? ऑपरेशन। तो इधर ऑपरेशन लिखना पड़ेगा ना, सिलेक्ट ऑपरेशन। और ये स्ट्रिंग रहेगा, स्ट्रिंग। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रिंग ऑपरेशन इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर, और यहाँ पर भी डाल दूंगा सर ऑपरेशन। ये सर ये डेटा इनपुट स्ट्रीम है क्या? डेटा इनपुट स्ट्रीम यहाँ पर तो भाई सिंपल सा यूज किया मैंने, रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर और डेटा निकाल के रख लिया। इंटीजर डॉट पार्सेंट। इंटीजर डॉट पार्सेंट, तो इंटीजर करके क्लास है जो क्या करता है, और इंटीजर क्लास के अच्छा पास आप, एक फंक्शन है पार्सेंट। अच्छा ये अ, उसको क्या बोलते हैं? रैपर क्लासेस। हाँ नहीं, रैपर क्लास तो ठीक है, लेकिन इसको एक अलग टर्म बोलते हैं ना, तो कुछ तो कन्वर्ट से रिलेटेड कुछ तो हम करते हैं कन्वर्ट मतलब कर रहे हैं ना हम लोग, ये स्ट्रिंग है। ये जो डेटा आ रहा है वो स्ट्रिंग आ रहा है, ये मुझे किस में कन्वर्ट कर रहा हूँ? नंबर में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये स्ट्रिंग को नंबर में कन्वर्ट कर देता है। अच्छा। तो वही हमने नंबर 1 निकाल लिया, नंबर 2 निकाल लिया और ऑपरेशन निकाल लिया। अब इसी के बेसिस पे हम लोग कोड लिख देंगे। ओके। अगर ऑपरेशन हमारा ऐड के बराबर, इफ जो हमारा ऑपरेशन है अगर वो डॉट इक्वल्स इक्वल्स फंक्शन चला देंगे, इसमें लिख देंगे अगर वो ऐड है। उधर तुम चेक भी कर लो कि फॉर्म में तुमने क्या लिखा है, ऐड लिखा है, बराबर, ऐड, ए डबल डी लिखा है, फिर एस यू बी एम यू एल।
अगर एडिशन है तो यहाँ पर तुम एडिशन का कोड लिख दोगे। सर रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर ऑप्शन क्या करेगा? रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर डेटा निकालने के लिए यूज किया जाता है। अब तुम ये मत पूछो भाई, इस अगर ये तुम ये पूछ रहे हो ना, जाओ तुम पहले सर्वलेट पढ़ के आओ पूरा का पूरा। ओके। अगर तुम ये यस पूछ सर। रहे हो कि रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर क्या करता है ना, मतलब हो गया फिर तुम्हारा सर्वलेट। नहीं नहीं सर, याद आ गया। याद आ गया। ठीक है। हाँ सर। तो रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर से हमने डेटा निकाल के इसमें रख लिया है, नम1 रख लिया, नंबर 1, इसमें नंबर 2 है, इसमें ऑपरेशन है। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑपरेशन अगर मैच करता है ऐड से तो इधर हमको एडिशन करवाना है। इसी तरीके से हम बाकी बना देंगे। एलसिफ, एलसिफ रहेगा जिसके अंदर हम लिखेंगे अगर ऑपरेशन हमारा सप्रेक्शन के बराबर है, अगर सप्रेशन के बराबर है तो हम लोग इधर सप्रेक्शन करवा देंगे इसके अंदर। और उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए भी देखना है। यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, डिवीजन करवा देंगे। मल्टी। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ओके। तो अब इसके अंदर कोड लिखना है मेरे को। अभी क्या मुझे भेजना है, रिस्पॉन्स भेजना है। तो रिस्पॉन्स भेजने के लिए क्या लिखोगे आप, रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर और डॉट राइट फंक्शन, ये सब तुम लिख सकते हो। बट यहाँ पर ना हमारे पास बना बना एक ऑब्जेक्ट ही है जेएसपी राइटर का, दिखाता हूँ मैं। तो मेरे पास जेएसपी राइटर का एक ऑब्जेक्ट है, जेएसपी राइटर, जिसका नाम है आउट। आउट ऑब्जेक्ट का नाम हो गया, ठीक है। तो सीधा तुम आउट लिख सकते हो, आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसके ऊपर प्रिंट एल एन वगैरह यूज कर सकते हो। प्रिंट एल एन, प्रिंट यूज कर सकते हो, प्रिंट ही यूज कर लेते हैं हम लोग, प्रिंट फंक्शन। अब इसमें डायरेक्टली लिख सकते हैं, जैसे कि इसमें मैं H1 लिखता हूँ और मैं एडिशन लिखता हूँ। एडिशन ऑफ, किसका एडिशन करना है, नम1 साथ में एंड, फिर मैं लिखता हूँ नम टू प्लस इज, फिर मैं लगाता हूँ नम1 का एडिशन करना है किसके साथ, नम2 के साथ एडिशन करना है, फिर प्लस, और यहाँ पर H1 को मैं क्या कर दूंगा, क्लोज कर दूंगा। ये मैंने पूरा कोड लिख दिया। जैसा मैंने यहाँ पर लिखा वैसा मैं इधर बाकी सब्ट्रैक्शन के लिए लिख दूंगा। इधर मल्टीप्लिकेशन का हो जाएगा, यहाँ पर डिवीजन का हो जाएगा, बराबर। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन का होगा, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का होगा, और यहाँ पर डिवीजन का होगा। और यहाँ पर साइन भी चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर डिवाइड होगा, इस तरीके से। ओके, आई थिंक मोस्टली सारा काम खत्म हो गया है। अभी हम लोग इसको रन करके टेस्ट करके देख लेते हैं। तो मैं बस इसको राइट क्लिक करता हूँ, रन एज पे जाता हूँ, रन ऑन सर्वर जाता हूँ, सर्वर को सिलेक्ट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ और इसको फिनिश कर देता हूँ। फिनिश। प्रोजेक्ट शायद मैंने कौन सा वाला प्रोजेक्ट रन किया, मैंने देखा नहीं। अच्छा, सिंपल कैलकुलेटर जेएसपी वाला ही प्रोजेक्ट है, ओके। तो यहाँ पर मैंने क्या डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं लाता हूँ 10 और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ 5 और मैं एडिशन करवाता हूँ। सबमिट किया तो एडिशन हो रहा है, ठीक है। अब मैं सब्ट्रैक्शन चूज कर लेता हूँ तो सब्ट्रैक्शन हो गया। अब मैं मल्टीप्लिकेशन चूज कर लेता हूँ, मल्टीप्लिकेशन हो गया। अब मैं डिवीजन चूज कर लेता हूँ, डिवीजन हो गया। अब बताइए इसमें कोई डाउट है आपको। सर ये आपका ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे आ रहा है? ये हमने बनाया था ना सिलेक्ट बॉक्स, याद होगा, सिलेक्ट बनाया था ना सिलेक्ट बॉक्स, ये देखिए। अच्छा। सिलेक्ट बॉक्स बनाया था ना, सिलेक्ट, इसका नेम दे रखा था ऑपरेशन, और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं हमने, ऑप्शन 1 2 3 4, टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है हमने। एडिशन, अच्छा सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। और यहाँ पर जो वैल्यू डाल रखा है हमने, वैल्यू, उसी वैल्यू को हम लोग अपने इस वाले में यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर ऐड, एसयूपी सब्ट्रैक्शन, एमयूएल मल्टीप्लिकेशन, डीआईबी डिवीजन, जो हमने यहाँ पर दे रखा है उसी चीज को यूज कर सर। रहे हैं। सर तो हम लोग इंडेक्स एक्स डॉट जीएसपी बनाया और कैलकुलेटर हैंडलर डॉट जीएसपी। यस। सर ये सब आईएनएफ में ही बनता है ना? आईएनएफ में नहीं, वेब ऐप में बनाया हमने, वेब ऐप, वेब ऐप,
याद रखना। वेब ऐप। के अंदर बनाया हमने, यस। आईएनएफ के अंदर तो कुछ और है, आईएनएफ के अंदर आपको मिलेगा एलआईबी फोल्डर और वेब डॉट एक्सएमएल मिलेगा उसके अंदर, आईएनएफ अच्छा। वेब आईएनएफ के अंदर। ये जो हमने बनाया है जेएसपी का फाइल, वो हमने वेब के अंदर बनाया है। ओके। अच्छा। अभी डिवीजन के लिए आप एक और कंडीशन ऐड कर सकते हो। अगर नंबर 1 जीरो है या फिर नंबर 2 जीरो है तो आप वो कंडीशन डाल सकते हो, जो कंडीशन हमने इधर डाल रखा है ना। इधर मैं दिखाता हूँ कि क्या कंडीशन था। यहाँ पर याद होगा, देखो यहाँ पर हमने कंडीशन में डाल रखा है ये 3 कंडीशन। इसको मैं जरा कॉपी कर लूँ और इसी कंडीशन को मैं यहाँ पर डाल के भी दिखाता हूँ आपको। देखो अब मैं क्या करता हूँ, इसको रिस्पॉन्स डॉट प्रिंट राइटर डॉट राइट के जगह पे लिख देता हूँ ये वाला चीज। आउट डॉट प्रिंट लिखना है मेरे को बस। तो मैं इसको हटाकर यहाँ पर आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पर भी आउट डॉट प्रिंट, यहाँ सर पर आप रिस्पॉन्स डॉट गेट राइटर क्यों नहीं लिख रहे? लिख सकते हो, आपके ऊपर है। बट मेरे पास यहाँ पर बना बना पहले से ऑब्जेक्ट है आउट करके, जेएसपी राइटर का, तो अच्छा। आउट यूज कर लो डायरेक्टली। लिखना चाहते हो तो अच्छा। लिख सकते हो, आप लिख दो रिस्पॉन्स डॉट नहीं, गेट राइटर डॉट गेट फंक्शन। नहीं लिखना। ओके। तो जो चीज़ें बनी बनाई है उसको क्यों बना रहे हो आप? सिंपल सी बात है, जो बना बना है उसको यूज करो, अपना काम करो सिंपली। एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड क्यों करना है तुमको? यस सर। अगर नंबर 1 जीरो है तो बोलोगे फर्स्ट नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर। अगर नंबर 2 जीरो है तो बोलोगे सेकंड नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर। वरना डिवीजन करवा दोगे, सिंपल। तो चलिए इसको मैं रन करके आपको दिखाता हूँ। पहले सारे फाइल को बंद कर देते हैं, क्लोज, और चलते हैं। और इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लिया, वापस से मैं 10 डालता हूँ, यहाँ पर सपोज 0 डाल देता हूँ और डिवीजन चूज कर लेता हूँ। तो बोलेगा सेकंड नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर। चलो फर्स्ट नंबर को मैं 0 कर देता हूँ, सेकंड नंबर को मैं 20 कर देता हूँ, और डिवीजन सिलेक्टेड है। फर्स्ट नंबर इज जीरो, प्लीज प्रोवाइड वैलिड नंबर। ओके। अब इसको मैं 20 करता हूँ, इसको मैं 5 कर देता हूँ, और मैंने डिवीजन किया तो डिवीजन हो गया। अब सपोज एडिशन करना है तो एडिशन हो जाएगा, सब्ट्रैक्शन करना है सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, और मल्टीप्लिकेशन करना है तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके। यस सर। इसको गो थ्रू करवा देता हूँ, इसमें क्या है। तो हमने बस एक बना रखा है, एक हेडिंग टैग है यहाँ पर, एक फॉर्म बना रखा है जिसमें नंबर 1 नंबर 2 ले रहे हो। एक सिलेक्ट बॉक्स है जिसमें हमने कुछ ऑप्शन दे रखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का। एक सबमिट बटन है, सबमिट बटन पे हिट करते ही कहाँ पर डेटा जाता है, यहाँ पर डेटा जाता है, इस जेएसपी फाइल के अंदर डेटा जाता है। ओके, जेएसपी फाइल के अंदर। अब यहाँ पर क्या होता है, देखो मेथड पोस्ट लिख रखा है यहाँ पर तुमने, मेथड क्या लिखा है, पोस्ट। उसके बाद क्या लिखा है यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर लिखा है तुमने ये वाला। तो तुमने नंबर, इसमें स्क्रिप्ट टैग लगा दिया हमने। उसके बाद नंबर 1 निकाल दिया, नंबर 2 निकाल लिया, ऑपरेशन निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पर हमने ये कंडीशन लगा दिया, एडिशन है तो ये करो, सब्ट्रैक्शन है तो ये करो, मल्टीप्लिकेशन है तो ये करो, डिवीजन है तो ये करो। इस तरीके से सर लिख रखा है। सर मेथड से भी फर्क पड़ता है? अगर आप लोग यहाँ पर गेट लिख देंगे, उस केस में क्या होगा जरा देख करते हैं। ठीक है, आ जाइए चेक करते हैं अच्छे से। रिफ्रेश कर लिया, यहाँ पर 10 डालता हूँ, यहाँ पर मैं 2 डालता हूँ और इसको सबमिट मारता हूँ। देखो जरा यहाँ पर क्या है, हाँ। यूआरएल में डेटा विजिबल आ रहा है, यस। यस सर। अभी जरा इसको पोस्ट करूँ। नहीं दिखने वाला। अब अच्छा। यूआरएल में डेटा विजिबल है, नहीं नहीं। विजिबल है। तो ये चीज़ें जो डिफरेंस वाली चीज़ें ना, वो आपको याद रखना। बार बार मैं बताऊंगा नहीं कि भाई गेट में क्या डिफरेंस है, पोस्ट में क्या डिफरेंस है। ओके, बार बार इसी सवाल में उलझे रहेंगे तो फिर आगे कब बढ़ेंगे फिर। ओके। तो ये यस जो डिफरेंस है वो आप याद रखो, गेट क्या है, पोस्ट क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है, कब कौन सा यूज करना चाहिए, और आगे बढ़ो। तो चलो ये वाला समझ में आ गया, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, मैं ऐसा समझता हूँ। ओके। तो आप क्या कर सकते हो, जेएसपी का फाइल बनाकर उसमें स्क्रिप्टलेट टैग लगाकर उसमें जावा का तुम कोड लिख सकते हो, जावा का कोड लिख सकते हो। ओके। यस सर। चलिए ये बहुत बढ़िया चीज़ हो गई। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला वीडियो मैं इधर ही बंद करता हूँ।